हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। लेक्चर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4, है ना। और इस लेक्चर 4 में बात करेंगे ईएन सिडविक थ्योरी एंड सीएफटी, ये दो पे बात करेंगे, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी ऑफ द सिडविक थ्योरी, है ना, एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दोनों थ्योरी हम लोग की बची हुई थी। वीवीटी और वर्नर्स थ्योरी पे हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। और आपका सारा वीडियोस ऐप पे ही आएगा, ठीक है ना। जो जितने भी कलीग्स हैं आप उनको बताइए कि वीडियोस ऐप पे ही जाएगा, है ना। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, अपना बैच का नाम डालिए और ऐप पे ही पढ़िए आप, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला वो है सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब सबसे पहली बात ये होती है कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये किस तरह का बॉन्डिंग दिखाता है वो तो नहीं पढ़ना है। सिडविक थ्योरी में ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। सिडविक थ्योरी क्या है, ये बोला कि जो आपका मेटल है और लिगैंड है, स्पेशली कार्बोनिल की बात होती है, तो सिनर्जिक बॉन्ड है ना। क्या है? सिनर्जिक बॉन्ड, बैक डोनेशन बॉन्ड, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक करके सबसे पहले पढ़ते चलते हैं और देखते हैं ये ईएन कैसे निकालते हैं। ईएन, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना। ये ईएन का कैलकुलेशन, जैसे कोई भी एग्जांपल तुम ले लो, जैसे मैंने दे दिया तुमको K4 Fe6, है ना। मैंने तुमको एक कोई कंपाउंड दे दिया K4 Fe6। अब तुम जब तुम्हारे पास K4 Fe6 आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जल्दी जल्दी निकालो। तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, होगा ना ऐसा। तो x कितना आ जाएगा आपका 6 - 4 दैट इज +2, है ना। तो ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर आया। अब बताओ तुम्हारे पास क्या आ गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, और प्लस लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड, ये आपका, है ना। ईएन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड। अब चलिए हम निकालते हैं फटाफट ईएन। तो इसका ईएन अगर निकालेंगे तो कैसे आएगा भाई, देखिए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितना आएगा, देखो एटॉमिक नंबर कितना आएगा भाई 26। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, प्लस कितना लोन पेयर दे रहा है 6 लोन पेयर दे रहा है, 6 लोन पेयर। तो 6, और लोन पेयर जो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 लोन पेयर, चलिए तो 26 - 2 और प्लस ये 6 इंटू 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ कितना हो जाएगा, 26 - 2 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, देखो तो 36 हो जाएगा। अब 36 किसका है, तो 36 क्रिप्टन, क्या है, क्रिप्टन है। क्रिप्टन क्या है, नोबल गैस, क्या है ये आपका नोबल गैस। तो ये क्या हो गया, स्टेबल, क्या हो गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो सिडविक थ्योरी में ईएन कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। और भी एग्जांपल्स में लेता हूं, और भी एग्जांपल्स लेके हम लोग समझते हैं इसको, है ना। और भी एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग ले सकते हैं इसको, है ना। चलिए जैसे मैंने ले लिया और दूसरा ले लिया, देखिए दूसरा ले लिया, कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे CrNH3 का होल 6 और Cl3 मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा देखना है इसको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +3। EN निकालिएगा, कितना आएगा, तो क्रोमियम कितना होता है 24 -3 और प्लस कितना लोन पेयर 6 इंटू 2 होगा। तो कितना हो जाएगा 24 - 3 और प्लस 12। 24 में से 3 गया कितना आएगा 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 3 और 3, इसमें 33, ठीक है ना। नॉट स्टेबल, क्रिप्टन नहीं हुआ ना, ये 36 नहीं आया,
है ना। तो ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बट ये स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू किसके किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, सिडविक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और भी कॉम्प्लेक्स ले ली, जैसे मैंने ले लिया आपको FeCO5, है ना। अब इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना, तो En कैसे निकालिएगा, En निकालना है, फटाक से निकालिए। 26 और प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो -0 करोगे, और प्लस 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 26 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 36। ये स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। तो En कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए तो ये कहता क्या है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ये कहता क्या है, द complexes which have En equals to atomic number of noble gases। अब जैसे एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस कैसे हो गया, तो हो सकता है कौन कौन से नोबल गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, होता है ना। ये 2, 10, 18, 36, 54, 86, है ना। तो अगर ये सब आए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी ऑफ En, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि कौन स्टेबल होगा कौन स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये जनरली जो सिडविक थ्योरी है काम करता है मेटल कार्बोनिल्स पे। किस पे काम करता है, मेटल कार्बोनिल, मेटल और कार्बोनाइल, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला जो टॉपिक देखते हैं, दूसरा टॉपिक, वो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, चलिए ये देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स में क्या होगा, कैसे हम लोग मेटल कार्बोनाइल बना सकते हैं। तो सिंपल सा है, देखिए एकदम सिंपल सा है, उसको ध्यान से देखना है आपको, बस समझना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास है निकेल, है ना, निकेल, ठीक है, और इसमें तुमको कार्बोनाइल जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। कितना इलेक्ट्रॉन और रखे कि ये दोनों मिलके 36 हो जाए, तब स्टेबल हो जाएगा। तो 36 में से 28 घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बाबू, 8 बचेगा। 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक के पास, तो 4 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा मेरे पास, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स क्या बना देगा, NiCO4। देखो ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे और कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया आयरन और कार्बोनाइल रखना है यहाँ पे, है ना। अब बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर कितना 26। अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन और होता तो ये क्या हो जाता, 36 इलेक्ट्रॉन हो जाता, और अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेगा, 5, 5 दूनी 10, है ना, और ये मिलके 36, तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स, FeCO5। ऐसा बड़ा आसान सा है, मेटल कार्बोनाइल्स बना सकते हैं हम लोग। और जनरली मेटल कौन सा होगा, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है वो मेटल कार्बोनाइल्स फॉर्म करता है, ठीक है। और भी देखते हैं और भी देखते हैं हम लोग आगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्रोमियम है ना, क्रोमियम है ना, और क्रोमियम है और इसमें CO जोड़ना है कितना। तो बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू 24। अगर मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन और होता तो काम बन जाता मेरा 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और होता तो काम बन जाता। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबल हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा CrCO6। देखिए अब देखिए कुछ कुछ ऐसे भी है जिनमें नहीं होता आपका काम, जैसे Mn है और CO है। तो Mn मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, है ना, और इसका कितना होता है आपका। तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो देखिए, 5 तो 30, 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब भाई 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई के 11 होगा, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में कभी भी आप 2 के टेबल में 11 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या करते हैं हम लोग,
उसके लिए ऐसा नहीं स्ट्रक्चर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, Mn यहाँ पे और Mn यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरेबल रहता है। ध्यान से देखिए मेरा बात, इसको बोलते हैं मेटल मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, मेटल मेटल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, ये मेटल मेटल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब इस मेटल मेटल कोवैलेंट बॉन्ड में देखिए, इसको जरूरत पड़ेगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब यही हुआ, और इसको जरूरत पड़ेगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिए, इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास है ना, और ये 25 है ना, तो अब देखिए क्या होगा, सिंपल सा, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पे हम कितना CO दे दें, देखिए हम 4 CO दे के देखते हैं, एक CO यहां पे, एक CO CO CO, देखिए अब जोड़िए तो थोड़ा सा, ये आएगा, ये मेरे रडार में आ रहा है, ध्यान से देखिए कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इसके पास 25 था है ना, तो 25 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया तो कितना हो गया 26, और 26 अगर ले लिया तो बचा कितना, 4 6 10, 10 चाहिए, एक CO और दे देते हैं, देखिए मेरा ध्यान, एक CO और दे देते हैं, देखिए तो अब इसके पास बताइए, ये 25 था पहले से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, और प्लस ये कितना दे दिया, तो 1 2 3 4 5 5 2 10 दे दिया ये, तो बताओ कितना हो गया, 26 10 36, ये स्टेबल हो गया, अरे हुआ ना। फिर देखो इसका भी, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको 5 CO दे देते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, 25 इसके पास है ही एटॉमिक नंबर, और प्लस यहां से 10, तो कितना हो गया बाबू, ये भी 36 हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आ जाएगा Mn2, 2 Mn हो गया ना, और CO कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसका कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, Mn2CO11 ये कॉम्प्लेक्स होगा उसका। उसी तरह से और कुछ में भी दिक्कत होता है तो और देखिए आप, और किसी कंपाउंड में दिक्कत होता है तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है यहाँ पे। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोबाल्ट ले लिए है ना, अब कोबाल्ट में कार्बोनाइल को जोड़ना है, तो कोबाल्ट में भी दिक्कत है, ये कितना होता है कोबाल्ट, 27 होता है भाई, अब मेरे को चाहिए कितना और देखो 36 चाहिए, तो घटाओगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं हो सकता है ना, 9 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे उसके लिए है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, क्या करेंगे उसके लिए, उसी तरह से कोबाल्ट और कोबाल्ट, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना, और दोनों बन गए क्या। अब इसको जब जरूरत होगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये था 27 लेकिन अब क्या हो गया 28, और ये भी था 27 अब क्या हो गया 28। अब जब 28 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब बताओ मेरे को, जब 28 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया तो अब इसको कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल, 1 कार्बोनाइल, 2 कार्बोनाइल, 3 कार्बोनाइल और 4 कार्बोनाइल, यहाँ पे भी देखिए ऐसे 1 कार्बोनाइल, 2 कार्बोनाइल, 3 कार्बोनाइल, 4 कार्बोनाइल है ना। अब ये स्टेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, CO कोबाल्ट का होल ट्वाइस, और CO कितना 4 और 4 8, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर है ना। अब ये स्टेबल, ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग सारे को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो कितने सारे मेटल कार्बोनाइल्स आ गए उसको देखिए आप, एक बार हम लोग रिजल्ट बनाते हैं। आप या तो डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिजल्ट देखते हैं आप, जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स हैं उन सबको देखते हैं। तो पहला हो गया आपका FeCO5, ये सब याद रखेगा डायरेक्ट। वैसे ही निकेल, वैसे ही क्रोमियम, वैसे ही आपका हो गया मैंगनीज, उस तरह से कोबाल्ट, ये सब आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। ये सब मेटल कार्बोनाइल्स है ना, ये सब कॉम्प्लेक्स है,
सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या है 0 है, ठीक है। तो ये था मेटल कार्बोनाइल्स और कैसे इसमें हम लोग EN का यूज किया वो देखे आप, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला पढ़ना आपको प्यूरिफिकेशन, मॉन्ट्स प्रोसेस, है ना, मॉन्ट्स प्रोसेस एक होता है, डी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको वैसे, लेकिन यहां भी देख सकते हैं हम लोग, है ना, मॉन्ट्स प्रोसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ नहीं करना होता, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको निकेल है ना, निकेल है आपके पास, है ना, और आपको इसको प्यूरिफाई करना है, तो सिंपल सा है, निकेल को कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवा दो। अब आपको पता है 4 निकेल रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा NiCO4, है ना, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये इम्प्योर निकेल था, क्या था, इम्प्योर निकेल था। अब ये इम्प्योर निकेल को तुमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसको गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे तो ये जो निकेल निकलेगा ये प्योर होगा और इसके साथ जो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वो क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और भी आयरन है, ये क्या है तुम्हारा इम्प्योर, है ना। अब इसको क्या कर दो 5CO से रिएक्ट करवा के ये क्या बना देगा FeCO5, है ना। फिर इसको गर्म कर दो, जैसे ही करोगे तो ये Fe क्या निकल जाएगा यहाँ से, प्योर निकल जाएगा और 5CO क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। आगे देखिए वैसे ही सारा का कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास क्रोमियम, उसको तुमको प्यूरिफाई करना है तो कैसे करोगे, तो क्रोमियम प्यूरिफाई करना है तो बड़ा आसान सा है ना, क्या करो क्रोमियम को रिएक्ट करवा दो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये बना देगा CrCO6, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर इसको गर्म कर दो तो जो क्रोमियम निकलेगा ये क्या निकलेगा, प्योर, और इसके साथ 6 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा, ये इम्प्योर था, है ना। उस तरह से और भी मैंगनीज है, तो 2 मैंगनीज 10CO से रिएक्ट करेगा, आपको पता है, और बना देता है क्या Mn2CO10, है ना। और फिर इसको तुम गर्म करोगे तो 2 मैंगनीज निकलेगा, वो क्या निकलेगा, था इम्प्योर लेकिन अब क्या हुआ, प्योर निकला है ना, और प्लस 10CO ये रिलीज कर जाएगा। उस तरह से आप उसको भी कर सकते हैं, कोबाल्ट को भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, मॉन्ट्स प्रोसेस है, मॉन्ट्स प्रोसेस है। सिंपल सा इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेटल को लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स को फिर गर्म कर देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर जाता है और जो मेटल निकलता है वो क्या निकलता है, प्योर निकलता है। तो ये था मॉन्ट्स प्रोसेस फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि EN जो है सिडविक थ्योरी वो स्टेबिलिटी को बताता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि दिक्कत कहां पे है, EN में दिक्कत क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। एरर इन EN सिडविक थ्योरी, एरर क्या है इसमें, तो एरर जैसे देखो अब तुम्हारे पास है 2 कंपाउंड हम दे रहे हैं, पहला दे रहे हैं K3FeCN6, है ना, और दूसरा कंपाउंड दे रहे हैं K4FeCN6। अब देखो तुम्हारे पास 2 कंपाउंड दे दिया मैंने, है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3 आएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +2 आएगा। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी इज इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मतलब अगर इसका स्टेबिलिटी देखे तो किसका आएगा ज़्यादा, 1 का ज़्यादा आएगा, किससे 2 से आएगा। बट अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी, अगर सिडविक थ्योरी के अनुसार देखोगे तो क्या होगा, देखो अगर सिडविक थ्योरी के अनुसार देखोगे तो तुम निकालो इसका फर्स्ट का EN निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो कितना आएगा निकालो, 26 -3 और +12 कितना आएगा बाबू, जोड़ लो। 26 में से 3 गया कितना, 26 में से 3 गया 23, 23 में 12 जोड़ दिए कितना आ गया 35। दूसरा देखो, दूसरा का EN निकालो, दूसरा का EN जब निकालोगे तो कितना होगा 26 -2 और +12 ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कौन स्टेबल, इसके मुताबिक स्टेबल कौन होता है, इसके मुताबिक स्टेबल 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। इसीलिए यहीं पे सिडविक थ्योरी फेल कर जाता है। लेकिन मेरा ये तो सही है ना,
ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे सिडविक थ्योरी जो है कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, है ना। सिडविक थ्योरी स्टेबिलिटी को नहीं कर पाता है ना। सिडविक थ्योरी fails to prove or compare the stability of the complexes। तो यहां पे वो फेल कर जाता है, ठीक है। मतलब वो अदर कंपाउंड पे ज्यादा काम नहीं करता, मेटल कार्बोनाइल्स पे ही ज्यादा सिडविक थ्योरी काम करता है, ठीक है। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मेटल कार्बोनाइल। सिनर्जिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे आज, है ना। तो अगला है उसको देखिए ध्यान से, बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मेटल कार्बोनाइल्स। है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मेटल कार्बोनाइल्स। ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिनर्जिक बॉन्ड, या इसको बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड नहीं बोल के इसको बैक डोनेशन बॉन्ड भी बोलते हैं, बैक डोनेशन बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना। बैक डोनेशन बॉन्ड क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है? तो रीजन देखिए, रीजन क्या होता है? तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ the electrons of central metal to the empty pi px star and pi py star orbitals of carbonyls। अब ये समझ में नहीं आएगा आपको, पाई px स्टार पाई py स्टार। अब ये होता क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। बड़ा सिंपल सा है, देखिए ध्यान से। आप थोड़ा सा हेल्प लीजिए किससे? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग को याद कीजिए थोड़ा सा। उसमें मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाया था आपको, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बाबू? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, जोड़ लीजिए, 6 और 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फिर मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी या एनर्जी, एनर्जी मैंने बताया था एमओटी में, तो आप पढ़े थे वहाँ पे सिग्मा 1s ये ज़्यादा होता है, सॉरी ये सबसे कम। उसके बाद आप पढ़े थे क्या? सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2s के बाद पाई px इज इक्वल टू पाई py, फिर सिग्मा z, फिर सिग्मा 2s स्टार पाई px स्टार इज इक्वल टू पाई py स्टार, और फिर सिग्मा z स्टार। ऐसे करके आपको बताया था मैंने, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। अब बताओ, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप। 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, 2-2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, है ना। फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखना बताया था आपको, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब बताओ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितना इलेक्ट्रॉन खत्म? 12 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब देखो क्या होगा, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 14 इलेक्ट्रॉन खत्म, है ना। तो 14 तक तो यहाँ तक तो फुलफिल्ड हो गया, ये तो फुलफिल्ड हो गया, खाली कौन रह गया? ये वाला पाई px और पाई py। अब देखो क्या होता है, ये इम्प्टी है, ये क्या है? इम्प्टी है, खाली, है ना। अब खाली है तो क्या होता है? कार्बोनाइल के साथ दिक्कत क्या है? मेटल कार्बोनाइल का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तुम तो कैसा होता है वो, उसको देखते हैं थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा आइडिया हम लोग को लग जाएगा, है ना। तो मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसा होता है, देखो ऐसा, है ना। और तुम मान लो तुम कोई कॉम्प्लेक्स लेते हो, MCO, ये मेटल है मेरा, है ना, और ये X लिगैंड, है ना, कोई मेटल नहीं। तो इसमें क्या होता है? बॉन्डिंग होता है ना, ये मेटल और इसके बीच में बॉन्डिंग होता है। ये देखो कार्बोनाइल,
ऐसा होता है। ये लिगैंड है तुम्हारा, क्या है ये लिगैंड, ये टोटल क्या है तुम्हारा लिगैंड। लिगैंड डोनेट करता है तो बॉन्ड बनता है, आपको पता है ये बात। और इसको हम लोग ऐसे नहीं दिखा के ऐसे दिखाते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये आपको पता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और बॉन्ड होता है, ये आपको पता है ना। अब जब मेटल होता है तो अब इसका बताओ, इसके पास क्या है, इम्पटी पाई पी एक्स है स्टार और पाई पी वाई स्टार है ना। तो ये क्या करता है, कुछ आंशिक तौर पे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करता है, डोनेट करता है ना। ये इसको डोनेट करता है, ये तो डोनेट करता ही है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, लिगैंड मेटल को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बनता है, ये थोड़ा थोड़ा पार्सली डोनेट करता है, ठीक है ना। और ये जो मेटल डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल उसको डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास ये है, इसी को बोलते हैं बैक डोनेशन बॉन्ड। बैक डोनेशन बॉन्ड मतलब ये इसको उल्टा दे रहा है, ये इसको कर्ज दिया, अब ये इसको थोड़ा थोड़ा करके कर्ज दे रहा है ना। तो बैक डोनेशन बॉन्ड, या फिर इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिनर्जिक बॉन्ड हो गया तुम्हारा। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, है ना। अब मेटल कितना अच्छा होगा, देखो तो मेटल क्या होगा तो सबसे अच्छा बॉन्ड दे सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहेंगे कि मेटल के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहे ताकि वो कार्बोनाइल को दे बॉन्ड, है ना। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो सिनर्जिक बॉन्ड फॉर्म किस कौन करता है, मेटल देता है, ठीक है ना। बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू सेंट्रल मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कार्बोनाइल को, इसके कारण से बॉन्ड बन रहा है ना। और क्यों है, क्योंकि खाली है उसके पास पाई पी एक्स स्टार पाई पी वाई, है ना, एमओटी से, वहां से मैंने रिलेट किया। अब देखो हम चाहेंगे कि एक तुम्हारा मेटल है ना, मेटल, और ये कार्बोनाइल है ना, ये कार्बोनाइल, अब ये इसको दे रहा है, ध्यान से देखना, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला। कौन सबसे अच्छा डोनेट करेगा, ध्यान से देखो, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, सबसे अच्छा कौन डोनेट करेगा। तो आपको सिंपल सा एकदम आइडिया लग गया होगा, सर ये माइनस है, ये रिच है ना, ये रिच है तो ये ज्यादा डोनेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिए, ये तो हमेशा ज्यादा रहेगा ही रहेगा, ये तो ज्यादा रहता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ज्यादा हमेशा रहेगा, ठीक है ना। ये वीक होता है लेकिन ये ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि रीच। अब ये एकदम, ये रीच नहीं है, इसमें पॉजिटिव चार्ज लग गया ना, तो ये एकदम पुअर, बहुत इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर है, तो इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर है तो एकदम कम देगा, है ना। और ये क्या है, ना पुअर है ना रीच है, मीडियम, मीडियम, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा अच्छा देगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब सिनर्जिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के मामले में अगर बात करो, कौन स्ट्रांग होगा, तो जो माइनस वाला होगा वो उसका सिनर्जी को स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करो बॉन्ड की, तो कौन ज्यादा होगा, 3, 1 और फिर 2, ये याद रखिएगा, 3, 1 और 2, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कीजिए थोड़ा सा, हम लोग और आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं अगला, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को BO से भी दिखाते हैं लोग बहुत, या बॉन्ड लेंथ, ये तीनों पे बात कर रहे हैं, है ना। कैसे किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये कैसे बता पाओगे। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास मेटल, ठीक है ना, और ये कार्बोनाइल। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ तुम्हारे पास यहां 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक दिख रहा है MC बॉन्ड और दूसरा क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो बताओ 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो जब सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिनर्जिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, सिनर्जिक बॉन्ड
स्ट्रांग होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, Mc। जब ये ज़्यादा देने लगेगा तो ये Mc बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, है ना। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड लेंथ, ये पता है ना। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घटता है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बताओ भाई, यहाँ पे अगर ये सिनर्जिक बॉन्ड होने से इंक्रीज किया तो डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया है तो ये क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये कैसे होगा, तो सिंपल सा बात है भाई, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन कैसे, वो हमको देखना है, लेकिन सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा, अगर यही प्लस रहता तो अगर प्लस रहता तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही प्लस करते तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता, डिक्रीज कर जाता, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि एकदम ये छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बॉन्ड बैक टू एनर्जी एकदम कम हो जाएगा, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता। यहाँ से CO क्या हो जाता, जैसे ही ये डिक्रीज करता तो CO क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता, और ये इंक्रीज करता तो ये भी इंक्रीज करता, और ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता, ठीक है। तो सिंपल सा, अगर ये माइनस रहता तो ये और स्ट्रांग हो जाता, एकदम स्ट्रांग, तो ये इंक्रीज करता, ये भी इंक्रीज करता और डिक्रीज करता, है ना। और ये यहाँ पे डिक्रीज, ये भी डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो सिंपल सा है कि MC अगर स्ट्रांग होगा तो CO क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है ना। MC अगर स्ट्रांग होगा तो CO क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब अगर सिनर्जिक बॉन्ड तुम्हारा स्ट्रांग हो रहा है तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उसके रिस्पेक्टिव में बॉन्ड लेंथ भी चेंज करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कोई अगर कंपाउंड लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आप समझिए थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने ले लिया है वैनेडियम, है ना, वैनेडियम CO6 और यहाँ पे माइनस, देखिए इसके पास भी 36 इलेक्ट्रॉन है, गिन लीजिए, 6 दूनी 12 और 23 और 1 24, 36 हो गया। उस तरह से मैं ले लिया यहाँ पे कुछ भी, जैसे कोबाल्ट ले लिया मैंने, मान लो कोबाल्ट ना लेकर कुछ और ले लिया, जैसे कोई भी ले लो ना, एक MnCO6, है ना, MnCO6, 25 और 10 35 और 2 37 और 1 घटा देता हूं मैं ऐसे, हाँ सर, बैग में FeCO6 और यहाँ पे प्लस प्लस मैं कर देता हूँ, ये हो गया क्रोमियम CO6 कर देता हूँ। अब देखिए 4 कंपाउंड मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें 2 प्लस लगा हुआ है ना, FeCO6, इसमें 1 प्लस, इसमें माइनस है और इसमें कुछ नहीं है, तो मैंने प्लस वाला भी ले लिया और माइनस वाला भी ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हुआ है, वैनेडियम के पास माइनस चार्ज है ना, और ये कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल है ना। यहाँ पे मैंगनीज के पास प्लस चार्ज है और यहाँ पे कार्बोनाइल है ना। यहाँ पे फेरस के पास 2 प्लस चार्ज है और क्या है, यहाँ पे कार्बोनाइल है ना। यहाँ पे क्रोमियम के पास कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल है। अब सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा तो कौन स्ट्रांग बनेगा बताओ, जो माइनस वाला है वो सबसे स्ट्रांग बनेगा, है ना, बनेगा ना। फिर बताओ, मैंगनीज पे 1 प्लस चार्ज है, उसके बाद कौन स्ट्रांग बनेगा, ये क्रोमियम, किसके पास कोई चार्ज नहीं है ना। उसके बाद मैंगनीज वाला 1 प्लस चार्ज है तो थोड़ा सा वीक होगा, और फेरस वाला पे 2 प्लस चार्ज है तो पूरा वीक होगा, है ना। अरे होगा ना ऐसा, बड़ा सिंपल सा है ना। अब तुमसे कोई पूछे कि ये सारा तो तुम्हारा मेटल हो गया, ये सारा क्या हो गया, तुम्हारा मेटल हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो बताओ, पूछेगा कि मेटल और कार्बन, है ना, का बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों एक ही चीज होता है ना, किसका ज्यादा होगा। तो तुम बोलोगे सर बॉन्ड किसका ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा, जिसका सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज्यादा तो 1 लग रहा है, फिर पूछेगा कौन, तो 4, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, और प्लस 2 प्लस वाला का सबसे कम होगा 3,
और फिर क्या होगा 2। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फिर पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ बताओ, है ना, पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड लेंथ कौन होगा सबसे ज्यादा, तो ठीक उल्टा 2, 3, 4 और 1। ठीक है, ये ना पूछ के ऐसे पूछ दिया जाए कि कार्बन और कार्बोनाइल कौन स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ऑर्डर, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ठीक देखो कार्बोनाइल, इसका ये स्ट्रांग है तो सबसे वीक होगा ये, है ना, तो कार्बोनाइल भी ऐसे ही चलेगा, सबसे वीक होगा ये। और सबसे स्ट्रांग कौन कार्बोनाइल होगा, ये होगा, तो कौन होगा 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1, उल्टा, ठीक जैसे बताया वैसे ही। ठीक है, और फिर बॉन्ड लेंथ अगर इसका निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ निकालोगे तो कौन होगा उल्टा। ठीक है, 1, 4, 2 और 3। देखो तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, जैसे देखो एक और तरीका है पूछने का क्वेश्चन, सिनर्जिक बॉन्ड पे एक और तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो क्या तरीका है, जैसे पूछ दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे पूछ दिया कि कोई बॉन्ड, ठीक है ना, कोई बॉन्ड है, मेटल कार्बोनाइल का कोई बॉन्ड है ना, विथ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल, मतलब मेटल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ा दो तो क्या होगा, देन कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, विल क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो बताओ मेटल पे निगेटिविटी बढ़ा रहे हो तो बताओ सिनर्जिक बॉन्ड बढ़ जाएगा ना, और सिनर्जिक बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना, और वीक हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा बॉन्ड लेंथ चलता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार डाटा दे देगा, डाटा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सिनर्जिक बॉन्ड का जनरली क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये था आपका सिडविक थ्योरी ऑफ ईएन, इसमें बैक डोनेशन सिनर्जिक बॉन्ड तुम लोग पढ़ लिए। आगे सीएफटी, अगला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग आज भी पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, ये थ्योरी क्या बोलता है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिंपल सा थ्योरी है, ये बोलता है कि जो मेटल है और लिगैंड है उसके बीच में आयनिक बॉन्ड है ना। वीवीटी क्या बोलता था, वीवीटी बोलता था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ईएन क्या बोला ईएन स्टेबिलिटी के बारे में बोला, वर्नर्स थ्योरी बोला, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्सेप्ट दिया। उस तरह सीएफटी नहीं मानता है उस चीज को, वीवीटी को नहीं मानता, ये बोलता है इट स्टेट्स दैट there is ionic bond between metal and ligand in the coordination compounds, where metal acts as central metal acts as positive center and a ligand acts as negative center, है ना, समझ में आया। तो उसका मानना अलग है, इसका मानना अलग है, ये बोलता है कि नहीं आपका जो है मेटल और लिगैंड के बीच में जो है वो आयनिक बॉन्ड है, क्या है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड मान के चलता है। ठीक, अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया K4 एफिशिएंसी, एक कॉमन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा ना। तो ये तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास Fe2+ है ना। अब CN6 है तो Cn-1, ये देखो प्लस और माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड, Cn-2, 3, 4,
5 6, देखो ये तुम्हारा, ये सारा आयनिक बॉन्ड, ये सारा आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक। इसमें आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है आपका, हम सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेंट्रल मेटल लेने से फायदा क्या हुआ, तो उसमें जानते हो जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल पक्का आएगा, है ना, और डी ऑर्बिटल कितना होता है, 5, अरे होता है ना 3D 5, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो इसमें मैंने बताया था आपको, जो पहला होता है उसको डी एक्स वाई बोलते हैं, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5, है ना। सबका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता रखा है ना, सब याद कीजिए आप लोग। डी एक्स वाई, तो इसको आपको बनाने आता है, डी एक्स वाई कैसे बनता है, तो ये x कर दो, ये y कर दो और ये z कर दो, ठीक है ना। तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, है ना, डबल डम्बल तो होता ही है, और यहाँ पे डी एक्स वाई जो होता है ये यहाँ पे होता है, मैंने बताया था आपको। उस तरह से और भी डी वाई जेड भी, है ना। तो डी वाई जेड कैसा होता है देख लेते हैं, इधर y इधर z मैं कर देता हूँ, इधर x कर देता हूँ, है ना, एक्सिस मैंने चेंज कर दिया, ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से इसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी वाई जेड हो जाएगा। उस तरह से डी एक्स जेड देख लो, इधर x z मैं कर देता हूँ, यहाँ पे y कर देता हूँ, है ना, ऐसे बना दिया मैंने। देखो ये तीनों में क्या है, अलोंग द एक्सिस नहीं है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो है तुम्हारा, ये एक्स जेड है सॉरी, ये अलोंग द एक्सिस नहीं है, अलोंग द एक्सिस नहीं है। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अंतर देखो क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अंतर यही है कि उसमें अलोंग द एक्सिस चलता है, वो क्या है, अलोंग द एक्सिस है। उससे क्या फायदा होगा, घाटा होगा, वो तो हम लोग देखेंगे ही। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तुम्हारा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखो तुम, ये x y और z, ये कुछ ऐसा होता है ना, ये यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और फिर डी जेड स्क्वायर को ध्यान से देखो, है ना, डी जेड स्क्वायर को, उसको देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, एक्स वाई एंड जेड, ये ऐसा होता है यहाँ पे डी जेड स्क्वायर, है ना। ये दोनों अलोंग द एक्सिस है, ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो और डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, है ना। तो हम सीएफटी थ्योरी सबसे पहले देखते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। हम लोग को दो ही पढ़ना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं, ठीक है ना, ML6, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले CFT for the octahedral complex, CFT for octahedral complex। CFT for octahedral complex। चलिए, तो octahedral complex में जैसे आपने लिया कोई भी ML6, है ना, ये ML6 आपने ले लिया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल कैसे स्ट्रक्चर बनेगा भाई, देख लो थोड़ा सा, मैं बनाता हूँ। ये M ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है ना, VBT में देखे हम लोग,
ऐसा, ये है कॉम्प्लेक्स। अब बताओ क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर करेंगे तो मेटल का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, अलोंग द एक्सिस जाएगा। किधर जाएगा, अलोंग द एक्सिस। इधर लिगेंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लिगेंड के पास, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, क्योंकि हमको पता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड नॉट अलोंग द एक्सिस है, नॉट अलोंग द एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग नहीं है। लेकिन आपका जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अभी देखे थे कि ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है। तो अब मेरे को बताओ, जब ये अलोंग द एक्सिस होगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे दोनों इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ना, तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, कोई पूछेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, हाई एनर्जी होगा। क्या होगा इसका, एनर्जी हाई होगा, है ना, हाई एनर्जी होगा। और एनर्जी जब हाई होगा तो क्या करेगा, ऊपर रहेगा। एनर्जी हाई रहेगा तो क्या रहेगा, वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अलोंग द एक्सिस, एक ही एक्सिस पे टकराने के कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ, अनस्टेबल हो गया, एनर्जी हाई हो गया, और हाई एनर्जी हो गया तो उससे क्या फायदा मिला हम लोग को, देखिए। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है कि स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। जैसे मान लीजिए तुमको कोई एग्जांपल है ना, कोई एग्जांपल मैंने दिया आपको K4 एफिशिएंसी, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स में मैंने लिया है, और ऑब्वियस सी बात है ये Fe2+ आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो आर्गन और 4s2 3d6 होना चाहिए था आयरन का, लेकिन ये 4s0 3d6, मतलब ये d6 आ गया, है ना। तो देखो बेसिकली तो लास्ट में d6 है ना, तो ये टूटता है। अब d के पास 5 ऑर्बिटल है, d के पास क्या है, 5 ऑर्बिटल है ना। एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर dz स्क्वायर। तो ये टूटेगा कैसे, तो ये टूटेगा दो भाग में, ऐसे देखो ये टूट गया। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो एक इसमें से dxy है, ये नीचे ही क्यों है, तो बताते हैं कारण। ये एक इसमें dyz है, एक इसमें से dxz है, एक इसमें से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और एक इसमें से dz स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये 3 क्यों टूटा, 3 नीचे क्यों आया, 2 ऊपर क्यों गया, क्योंकि इसमें देखिए dx स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर जो है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, हाई एनर्जी है, तो हाई एनर्जी तो ऊपर रहेगा ना, और जो लो एनर्जी है तीनों नीचे आ गया। क्यों लो एनर्जी, क्योंकि ये नॉट अलोंग द एक्सिस है, इसमें कोई ये स्टेबल लो एनर्जी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लो एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो लो एनर्जी हो जाएगा तो ये नीचे चलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं T2G, इसको T2G इलेक्ट्रॉन्स के नाम जानते हैं, और इसको बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं, EG, अपना नेमिंग करने का तरीका है, इसको डायरेक्ट EG बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, T2G। ये जो गैप है इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट बोलते हैं, है ना, एनर्जी गैप बोलते हैं, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऐसे बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। अब तुम ध्यान से देख रहे होगे कि आधा इसमें ऊपर है, आधा नीचे, है ना। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये तुम्हारा 3/5 डेल्टा नॉट, है ना, और जो नीचे वाला होता है वो होता है -2/5 डेल्टा नॉट। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, 0.6 डिवाइड करोगे तो 0.6 डेल्टा नॉट आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो -0.4 डेल्टा नॉट आएगा, है ना। एक जो डेल्टा नॉट होता है वो 10 DQ के बराबर होता है, 10 DQ के बराबर होता है ना। तो ये तुम्हारा कितने के बराबर हो गया, 10 DQ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 DQ के बराबर होगा, और ये -4 DQ के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब याद करना चाहिए आपको, है ना, ये काम आएगा, CFEC कैलकुलेट करने में काम आता है बहुत। अब देखो बहुत अंतर है, जब वीक लिगैंड रहेगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहेगा, तो ध्यान रखिए मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब होगा, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा जब ये क्या रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा, टूटेगा, डेल्टा नॉट गैप बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि भाई ये गैप
कितना ज्यादा होगा, ये डेल्टा नॉट कितना ज्यादा होगा, है ना। और ध्यान रखिएगा डेल्टा नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप, जितना ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा उतना बढ़ेगा। डेल्टा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, 1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, इससे ही बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें बताना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रांगनेस ऑफ द लिगैंड, स्ट्रांगनेस ऑफ लिगैंड, जितना लिगैंड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उसका डेल्टा नॉट उतना ज्यादा होगा। डेल्टा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, एनर्जी गैप, है ना, hc बाई लेमडा, है ना। मतलब जितना डेल्टा नॉट होगा लेमडा उतना घटेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्ट्रांगनेस ऑफ द लिगैंड, तो स्ट्रांगनेस ऑफ द लिगैंड अगर बोल रहा है तो हमको थोड़ा सा स्ट्रांगनेस ऑफ द लिगैंड को ध्यान में रखना होगा, है ना। वो कैसे ध्यान में रख सकते हैं, तो मैं एक लिस्ट बना देता हूं, उससे आप कुछ कुछ लिगैंड्स को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात होती है कि स्ट्रांगनेस ऑफ द लिगैंड। मतलब क्रिस्टल फिल स्प्रिंग सबसे ज्यादा किसका होगा, CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, है ना, ये आ गया आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका En, NH3, EDTA4 माइनस, सब आपको पता ही होगा, SCN माइनस, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका HOH, C2O4 2 माइनस, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका OH माइनस, F माइनस, S2 माइनस, NCS माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सारा इसमें लिख दिया, है ना। अब ध्यान रखिए, हमेशा जब भी वीक लिगैंड होगा तो मिनिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, है ना। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, है ना, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड ऑल, क्या इसका मतलब होगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखेंगे, है ना, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखेंगे। मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं D1, D2, D3, D में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो फॉर D1 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर D1 इलेक्ट्रॉन्स, इधर मैं एक वीक बना देता हूं, वीक लिगैंड, और इधर मैं बना देता हूं एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड। दोनों में अंतर है, वीक लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड में अंतर क्या है वो तो पता चलेगा आपको। चलिए, ये टूटा, ये तो पता चल गया आपको, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो वीक लिगैंड में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, है ना, सॉरी, डेल्टा नॉट इज, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड में क्या होगा, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, है ना। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, तो चलिए, जैसे D1 इलेक्ट्रॉन तुमको है, एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, D में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो ये तो तुम्हारा नीचे कम एनर्जी वाला है, ये ज्यादा एनर्जी वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन तुम भर दिए, है ना। ये तो सिंपल सा, n कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया। उस तरह से इसमें, है ना, D1 है। अब इसमें देखो, इसमें डेल्टा नॉट ये कुछ इतना था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग है ना, तो स्ट्रांग में थोड़ा सा ज्यादा होता है स्प्लिटिंग। अब देखो ये इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग हो गया, तो इसमें देखो सिंपल सा, इसमें भी अभी एक इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन चलो देखो अभी क्या करते हैं, हम इधर भी बना लेते हैं। फॉर D2 इलेक्ट्रॉन्स, D2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इधर भी हम दो साइड कर देते हैं, एक वीक लिगैंड और दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगैंड,
चलो भाई, इसमें भी ध्यान रखना डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगा, और इसमें डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगा। अब देखो अंतर क्या हुआ, सिंपल सा, यहां भी, लेकिन यहां थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। अब देखो ये तुम्हारे पास D2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 और 2, सिंपल सा। इसमें भी N2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी D2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, N2 आ गया। अंतर कहाँ पे होता है उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग, अंतर कहाँ पे होगा। अब मान लो D2 इलेक्ट्रॉन्स का तो हो गया, D3 इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही D3 रखोगे तो 1 2 3 N3 हो गया। इसमें भी D3 रखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 क्या हो गया, 3 हो गया, कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, 3 तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 करते हैं, देखो तो जैसे ही 4 रखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है ना। वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा, ऊपर भी चला जाएगा 4, N कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, N कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जब N निकालोगे तो 1 2 3 होगा, ऊपर नहीं जाके यहीं पे पेयर करेगा, इसलिए लिखे थे पेयरिंग एनर्जी कम होता है, तो इसलिए पेयर कर देता है। तो अब N कितना आ गया, इसका 2 आ गया। देखो अंतर आना शुरू हो गया, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में अंतर आना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो हम D5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए करते हैं, तो जैसे ही यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स रखे तो 1 2 3 4 5, N कितना आएगा, वीक लिगेंड के लिए 5 आएगा। लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, N कितना आएगा, 1 आएगा। बड़ा सिंपल सा। उस तरह से अगर D6 के लिए निकालो तो क्या होगा, तो D6 के लिए निकालोगे तो 1 2 3 4 5, और तब ये पेयरिंग करेगा, अभी N4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1 2 3 4 5 और 6, N कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो D7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए करते हैं, तो D7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, N कितना आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, N कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो सिंपल सा है। D8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेंगे तो क्या होगा, सबके लिए देख लेते हैं। तो D8 के लिए करोगे अगर तो क्या होगा, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे D8 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे D9 के लिए करोगे तो D9 के लिए करते हैं, चलिए D9। तो जैसे ही D9 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, N कितना हो जाएगा, 1। लेकिन स्ट्रॉन्ग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, N कितना हो जाएगा, 1। देखो सिंपल सा। D10 के लिए करेंगे तो देख लेते हैं, D10 के लिए यहाँ पे D10, यहाँ पे भी D10, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, D10 में तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखो इसमें तो 0 आ गया। और D10 इसमें भी करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। D10 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने से फायदा क्या हुआ, ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। एक टर्म होता है CFSE, क्या होता है एक टर्म होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको कैलकुलेट करने में फायदा होता है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो CFSE होता ही है एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इनटू 0.6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इनटू 0.4, ये होता है फॉर्मूला। अब जैसे तो कोई तुमको कंपाउंड दे दिया, एक एग्जांपल में लेता हूं, बाद बाकी आप बनाइए। जैसे मान लो तुमको K4FeCN6 कोई दे दिया, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, ठीक है। अब सिंपल सा तुमको बोला कि मेरे को निकाल के दिखाओ, तो तुम तो फट से बोलोगे Fe2+ निकालोगे, आर्गन 4s0 3d6।
अब हमको किससे मतलब नहीं है, 3d6 से मतलब है। 3d6 गया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, तो पता चला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चलो तो 1 2 3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो पेयरिंग होता है, 4 5 और 6। देखो भाई 3d6 था ना 6, n कितना आ गया, 0 आ गया, है ना, n 0 आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया। n eg में कितना हुआ, 0 इलेक्ट्रॉन्स है, और n t2g में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सिंपल से यहाँ पे रख देंगे, तो देखो n eg में 0 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.6 माइनस n t2g में 6 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.4 डेल्टा नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2.4 डेल्टा नॉट। अब आपको पता है एक डेल्टा नॉट कितने के बराबर होता है, 10 dq के बराबर होता है, तो यहाँ से अगर निकालोगे तो -24 dq भी आ सकता है आंसर, है ना। एक एग्जाम्पल हो गया सिंपल सा। अगर नहीं मान लो मेरे को ये नहीं करना है ना, मेरे को ये नहीं करना, हमको कोई और एग्जाम्पल लेना है, सिंपल सा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाओ। चलो जैसे Ni CN6 4- ऐसा करके कुछ ले लिया, या कोई जैसे कोई इंपॉर्टेंट ही जैसे ले लिया मैंने Cr NH3 का होल 6 Cl3, ऐसा कुछ ले लिया। अब बताओ, अब इसमें करोगे तो क्या आएगा, Cr3+ आएगा, ये निकालोगे तो आर्गन होता था 4s1 3d5, 3 गया तो 0 और 3d3, ऐसा होगा, तो 3d3 आ गया यहाँ पे, है ना। और ये क्या आ गया तुम्हारा, वीक लिगेंड आ गया, वीक लिगेंड आ गया, तो 3 आ गया, तो कितना होगा 1 2 3, है ना। अभी भी NEG 0 होगा, NT2G क्या होगा 3 होगा, और n कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तो सिंपल से यहाँ पुट करेंगे, सिंपल सा 0.6 d, ये तो ठीक ही था, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 0.4, बस रिजल्ट आ जाएगा। ये तो 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.2 डेल्टा नॉट, यहाँ से -12 dq आ जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल सा CFSE एनर्जी निकालना, किसी भी कंपाउंड का CFSE आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स EG में कितना होगा, T2G में कितना होगा, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा सवाल उठता है कि ये स्ट्रांगनेस ऑफ लिगैंड से कैसे क्वेश्चन आ सकता है ना, स्ट्रांगनेस ऑफ लिगैंड से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये एक सवाल उठता है ना। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अभी आपने देखा कि भाई जो डेल्टा नॉट है ना, जो डेल्टा नॉट है आपका, अभी आपने देखा कि जो मेरा डेल्टा नॉट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc/λ। मतलब हमारे पास कलर्स होते हैं, विबग्योर आपको पता है सबको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, बहुत सारे कलर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, इसमें आप पता है लैम्डा नीचे की तरफ, फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ, एनर्जी ऊपर की तरफ, और अगर लैम्डा नीचे की तरफ है स्ट्रांगनेस ऑफ लिगैंड ऊपर की तरफ होगा, है ना, मतलब डेल्टा नॉट भी ऊपर की तरफ होगा। सिंपल। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, तो अगर आपको डेल्टा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लेमडा अलग अलग कलर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है यहाँ पे, चलिए देखिए, कोई कंपाउंड मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, है ना, और बोल रहा है कि कंपाउंड में से अलग अलग कलर इमिशन कर रहा है। जैसे पहला कंपाउंड मैंने ले लिया Cr NH3 का होल 6 Cl3, दूसरा कंपाउंड ले लिया COHOH का होल 6 Cl3, तीसरा कंपाउंड कोई और दूसरा ले लिया जैसे K4FeCN6, है ना, फोर्थ कंपाउंड कोई और ले लिया जैसे COF6, है ना, 3-, ठीक। अब देखो इसमें 4 और बोला कि बताओ वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, ये क्वेश्चन। तो सिंपल सा आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हमको देखने लग रहा है CN- ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद कौन स्ट्रॉन्ग है NH3, फिर उसके बाद HOH, फिर उसके बाद F-। लिस्ट मैंने दिया है उससे मैं यूज कर रहा हूं। अब बताओ जब स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा है, मतलब 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर 1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर 4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगैंड। तो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगैंड
जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उसका क्या होगा, उतना कम होगा। देख रहे हो, जितना ज्यादा वायलेट, जितना ज्यादा वेवलेंथ सबसे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ नीचे की तरफ जाता है, रेड, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा, और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वो स्ट्रांगनेस ऑफ लिगैंड सबसे क्या होगा, कम होगा। मतलब लिगैंड जितना स्ट्रांग है उसका वेवलेंथ उतना कम रहेगा। तो वेवलेंथ क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, 4 2 1 एंड 3। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेवलेंथ पे, ठीक है। बहुत बार बोल देगा कि 4 कलर है मेरे पास, है ना, और 4 कलर है, और बोलेगा कि मेरे पास है वायलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन है, ये 4 कलर है। अब बताओ इसमें से वायलेट कौन कलर है ना। तो ऑब्वियस ही बात है वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है इसमें, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। तो भाई वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे कम वेवलेंथ कौन है, 3। तो कौन सा वायलेट कलर होगा, 3 वाला, है ना। ऑब्वियस ही बात है वायलेट क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो वायलेट, है ना। तो ऑब्वियस बात है ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगला जो है, अभी हम लोग देखे थे CFT फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आगे देखते हैं CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये लास्ट है आपका, है ना, CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट जो है मेरा वो है CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बताओ मेरे को, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 रहेगा, है ना, और हम डी के लिए पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा इसमें याद रखना, इसमें जो स्प्लिटिंग होता है इसमें 3 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। मतलब EG वाला नीचे होता है और T2G वाला क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। इसमें उसमें ऑक्टाहेड्रल था तो डेल्टा O लिखते थे, इसमें डेल्टा T लिखते हैं ऐसे, है ना। इसमें ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है वो dxy होता है, dyz होता है, dxz होता है, और नीचे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है, ठीक है। ऊपर जो होता है ये होता है 0.4 डेल्टा t, और नीचे जो होता है आपका माइनस 0.6 डेल्टा t, ठीक है। मतलब ये जो होता है ये आपका होता है 0.4 और 0.6 है, तो ये 3/5 डेल्टा t होता है माइनस, और ये माइनस 2/5 डेल्टा t होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जैसे मैंने सेम बताया उसमें वैसे ही। उस तरह से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 डेल्टा टी जो होता है ना, वो 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखिएगा। और बताइए, एक डेल्टा नॉट कितने के बराबर होता है, 10 DQ के बराबर होता है। तो DQ में डेल्टा टी अगर निकालिएगा तो 4/9 इंटू 10 DQ इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये रिजल्ट्स। अब इसमें हमको क्वेश्चन निकालना है, जैसे मान लो इसमें D4 कर दिए, है ना, है ना, ये D4 है। अगर स्ट्रांग रहा तो क्या होगा, 1 2, है ना, और 3 और 4 N0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये वीक रहा तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। D4 वीक रहा तो 1 2 3 4 N कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें CFC निकाल सकते हैं, CFSC भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। बस इसमें रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस जो इसमें ऊपर था यहाँ पे नीचे हो गया, है ना, सिंपल सा है, देख लीजिए। अब देखिए अगला है कलर। कलर कौन कौन सा, जैसे कुछ कुछ कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अगला मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। IT एडवांस बहुत क्वेश्चन करती है यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा रटने वाला भी है सेक्शन, है ना। ये सेक्शन आपका थोड़ा सा रटने वाला भी है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या बात है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या बात है जो इंपॉर्टेंट है उसको देखना है थोड़ा सा। तो क्या करना है उसके लिए, सिंपल सा आपको करना क्या है वो देखिए, कलर एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक का नाम है कलर एब्जॉर्प्शन। जैसे सिंपल सा, जैसे मान लीजिए CuNH3 का होल 4 और ये SO4, ऐसा मैंने कुछ किया, आपको दे दिया कुछ, है ना। ये कोई कलर अगर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ये कलर एब्जॉर्ब किया
तो ये कोई कलर इमिट भी करेगा, है ना, कलर इमिट भी करेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई है CuHOH का होल 4 SO4 और फिर यहाँ पे HOH, एक्चुअली ये ब्लू ब्यूट्रॉल, क्या है ये, ब्लू ब्यूट्रॉल, ठीक है ना। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, ब्लू कलर का होता है। लेकिन तब जब पानी रहेगा तब, अगर ये वाटर नहीं रहे तो ये कलरलेस होगा, ध्यान रखिएगा, ये कलरलेस होगा। लेकिन अगर इसमें वाटर लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो हमेशा एक्वस होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। पानी रहेगा तभी वो कलरफुल दिखाएगा। अब लिस्ट होता है एक, है ना, जैसे देखिए कि कौन कलर आएगा कौन कलर जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए वायलेट, ये लिस्ट याद करना पड़ेगा आपको, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। वेवलेंथ का रेंज आपको सबको पता ही होगा, 400 से 450, 450 से 490, 490 से 570, 570 से 580, 580 से 600, 600 से 650, 650 से 780। ये नैनोमीटर में है सारा, ये रेंज है आपका। ये कलर कौन सा देगा, तो ये देगा आपका ग्रीन येलो कलर, ऑरेंज येलो कलर, रेड ये देगा वायलेट या पर्पल, ये देगा डार्क ब्लू, ये देगा ब्लू और ये देगा ग्रीन। चलिए अब सिंपल सा ये आपको लिस्ट याद करना है। जैसे क्वेश्चन कैसे आया था, तो क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, और वो क्या है, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करता है, तो कौन सा कलर इमिट करेगा, तो ये एब्जॉर्ब्ड कलर है। क्या है ये, एब्जॉर्ब्ड कलर, और ये इमिटेड कलर, ध्यान रखिएगा। ये एब्जॉर्ब्ड कलर, कौन कौन सा कलर, तो ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो इमिट कौन सा करेगा, तो ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो इमिट करेगा ब्लू। ये एट एडवांस का क्वेश्चन एक पूछा गया है यहाँ से, तो ये एनसीईआरटी में लिस्ट है, तो मैंने लिस्ट आपको दे दिया। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है, लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। अभी देखिए, अभी कुछ कारणवश हम लोग क्वेश्चंस नहीं डाल पा रहे उसमें, है ना, तो आपको भी जल्दी से जल्दी, मैं जितना जल्दी होता है क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, लेक्चर वाइज आपको बनाना है, ठीक है। तो अभी तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अभी इसमें बचा हुआ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 10% नीट का सिलेबस कवर करता है। तो सोच लो इतना कोई कवर नहीं करता है जितना एक चैप्टर में ये कवर करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत हाई लेवल में जा रहा है आपका, है ना, ये बहुत हाई लेवल में जा रहा है। आपको लग रहा होगा बहुत, मैंने सारा चारों थ्योरी आपको पढ़ा दिया, चारों थ्योरी आपको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन नीट और आईआईटी के बच्चों को तो पढ़ना है ना। सिलेबस आपका कट भी नहीं हुआ है ज़्यादा, आपको पता होगा। एमएचआरडी से सिलेबस जो 30% कट हुआ बोर्ड के लिए हुआ है, आप में नीट में कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। और वैसे भी केमिस्ट्री में अगर देखा जाए 12th में ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, पॉलीमर्स चैप्टर को हटाया गया है जो कि एकदम आसान सा टॉपिक होता था, ठीक है। तो करना क्या है, अभी आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट पे कमांड रखना है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम लोग पूरा ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, पूरा मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का तो पूरा मटेरियल बना हुआ है, आपको उसमें चला जाएगा ऐप पे, है ना, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। और हम लोग का तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी पूरा अच्छा हम लोग फिट नहीं हो पाए अभी तक, है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, धीरे धीरे बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर खांसी होने लगेगा, है ना। कोरोना नहीं हुआ है फिर भी, लेकिन दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो। हम कोशिश करते हैं कि डेली आपको वीडियो जाए अब, है ना। हम कोशिश पक्का करेंगे कि डेली आपको वीडियो जाए। नहीं फिर भी अगर नहीं जा पाता है तो एक सप्ताह जो कि 7 दिन का होता है उसमें 5 वीडियो पक्का जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो आने वाले दिनों में, आने वाले 3-4 दिनों में खत्म हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक में बहुत अटेंटिव रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। मैं पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, मटेरियल एक बार में भेज दूंगा मैं ऐप पे, है ना। सारा मटेरियल कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा उस पर, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।